अस्सलाम वालेकुम। अब आज हम कर्ल को स्टडी करेंगे कि कर्ल क्या होता है। तो जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के केस में डाइवर्जेंस को स्टडी किया था और उसमें गॉसेस लॉ से हम स्टार्ट हुए थे और आगे उसकी एक एप्लीकेशन के तौर पर हमने डाइवर्जेंस को स्टडी किया था। इसी तरह से अब हमने एम्पेयर सर्किटल लॉ पढ़ी है मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी के से रिलेटेड। सो उसी की कहने की एक्सटेंडेड एप्लीकेशन है जिससे हम कर्ल को ड्राइव करेंगे। अब कर्ल क्या होता है और ये किस लिए यूज़ होता है, इसको हम पहले ड्राइव करके फिर उसके बाद उसके बारे में बात करते हैं। सो इसके लिए हम जो सबसे ईजीएस्ट है जिसको समझना, जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम को जो कि है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो हम उसी का सहारा लेंगे और हम ये कंसिडर करेंगे कि एक जो क्लोज पाथ है, सॉरी, इंक्रीमेंटल लाइन जो है इसको हम कंसिडर करेंगे कि आपके पास इंक्रीमेंटल लाइन है टू डायमेंशनल और उससे एक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो जनरेट हो रही है। सो इंक्रीमेंटल क्लोज पाथ है इस केस में डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई। अब आप यहाँ पे वैसे नोट करें कि ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरह से, ये जी एक्सेस है, ये एक्स है और ये वाई है। सो ये जो इंक्रीमेंटल क्लोज पाथ है ये है अलोंग एक्स वाई प्लेन। ठीक, तो इस प्लेन ये इसकी वजह से इस पे जो करंट इनक्लोज्ड है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट होगी। लेट्स अज्यूम कि इसके सेंटर पर बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो जनरेट होगी। सो क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में है तो इसके नॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो जनरेट होगी, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस विल आल्सो बी गिवन बाय द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जैसे एच एक्स, एच वाई एंड एच ज़ीरो, सॉरी एच जी। इन इसको हम कहते हैं कि ये एच ज़ीरो है। ज़ीरो मतलब कि एक रेफरेंस पॉइंट और हम इसको सेंटर में कंसिडर कर रहे हैं, इस वजह से सिर्फ इसको ज़ीरो कह रहे हैं, एच ज़ीरो कह रहे हैं। सो इसका जो लाइन इंटीग्रल होगा इस क्लोज पाथ का, दिस विल ऑब्वियसली बी इक्विवेलेंट टू द सम ऑफ ऑल द magnetic fields, all the values of this magnetic field on each side, यानी H डॉट डी एल इसके हर एक साइड का हम निकालेंगे और उनको सम अप कर लेंगे तो वो हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्लोज लाइन इंटीग्रल जो है वो निकलेगा। सो हम क्लोज पाथ को चूज़ करते हैं बिटवीन 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 एंड 4 to back 1। सो ये अगर हम ट्रेवर्स वाली डायरेक्शन को कंसिडर करें तो ये जो पहला कंट्रीब्यूशन होगा वो होगा एच डॉट डी एल फ्रॉम 1 to 2। सो दिस विल बी इक्वलेंट टू, क्योंकि ये वाई डायमेंशन में है, सो इट विल बी वाई कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम 1 to 2, और ये क्योंकि पॉजिटिव वाई में है तो इसलिए इसके साथ पॉजिटिव साइन ही आएगा, इनटू डेल्टा ऑफ वाई, यानी कि जितना इसने वाई डायरेक्शन में ट्रेवर्स किया है। अब जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि ये जो एच वाई मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट जो यहाँ पे है मौजूद है, उसको हम क्योंकि हमारे पास गिवन क्वांटिटी सिर्फ ये है, अब हमारे पास इंडिविजुअली जो वाई और एक्स और जी डायमेंशन में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के कंपोनेंट्स नहीं है, लेकिन हमारे पास ये मौजूद है। सो अगर हम इसको बीच में इनकॉर्पोरेट करें, इसकी जो है इसकी रेफरेंसेस जो वैल्यू को लिखें तो ये क्या होगा, दिस विल एच वाई विल बी इक्वल टू दिस रेफरेंस, ये जो क्योंकि वाई डायमेंशन में है, सो ये कंपोनेंट एच वाई ऑफ ज़ीरो प्लस जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स दिस एच वाई, यानी जो वाई डायमेंशन में कंपोनेंट है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि इसमें जो चेंज हो रहा है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है, और इसके अलावा जो डिस्टेंस है फ्रॉम दिस सेंटर पॉइंट टू दिस जो जो ये जो लाइन है, सो दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई टू। ठीक, क्योंकि ये सेंटर से यहाँ पर है और ये डेल्टा एक्स है टोटल, तो ये दिस विल बी डेल्टा एक्स बाई टू। सो तो इन फैक्ट हमारे पास एच वाई फ्रॉम 1 to 2 विल बी इक्वल टू एच वाई ऑफ ज़ीरो प्लस partial derivative of hy with respect to x
मल्टीप्लाइड बाय हाफ ऑफ डेल्टा एक्स, यानी डेल्टा एक्स बाई टू इन अदर वर्ड्स। सो अगर हम इसको रिप्लेस करें अपनी प्रीवियस इक्वेशन में, तो एच डॉट डी एल डेल्टा एल फ्रॉम 1 to 2 विल बी इक्वल टू एच वाई ज़ीरो प्लस 1/2 partial derivative of hy with respect to x into delta x into delta y. So delta y was previously given. So इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट सेक्शन को कंसिडर करें, नेक्स्ट सेक्शन है फ्रॉम 2 to 3 और ये डायरेक्शन आप देख रहे हैं कि ये नेगेटिव एक्स में है. सो दिस विल बी इक्वल टू एच ऑफ एक्स 2 to 3 इंटू माइनस डेल्टा ऑफ एक्स. जैसे नेगेटिव साइन जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि ऑपोजिट वे में है. सो इस दिस इन द सेम वे हमारे पास ये इक्वलेंट होती है नेगेटिव ऑफ एच एक्स ज़ीरो प्लस 1/2 पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एच एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटू डेल्टा वाई इंटू डेल्टा एक्स. सो इसी तरह बाकी दोनों सेगमेंट्स की भी हम इक्वेशंस को लिखेंगे और इन सबको कंबाइन करके हम क्लोज सरफेस का ये जो क्लोज्ड इन लाइन इंटीग्रल है इसको ड्राइव करेंगे. सो दिस क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ एच मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इक्वलेंट टू ये हाँ सर ऐड सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास जो बचती हैं इक्वेशन वो ये बचती हैं. पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एच वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एच एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई होल मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई. सो ये इसका फाइनल रिजल्ट बनता है. अब अकॉर्डिंग टू एम्पेयर सर्किटल लॉ इस रिज़ल्ट को यानी कि इस वैल्यू को इक्वलेंट होना चाहिए करंट के, टोटल करंट के, जिसको हम कह रहे हैं डेल्टा आई. और क्योंकि इस केस में हम करंट डेंसिटी को कंसिडर कर रहे हैं, सो इट विल बी इक्वलेंट टू अगर हम एज्यूम करें कि करंट डेंसिटी है, सो दिस करंट डेंसिटी ये जो हमने प्रीवियस टॉपिक में भी एक्सप्लोर किया था कि डेल्टा जो करंट है इसको हम करंट डेंसिटी के ज़रिए कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो इसी तरह से दिस विल बी इक्वलेंट टू डेल्टा आई विल बी इक्वलेंट टू जे जी इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई. सो दिस इज़ सिंपली ये मतलब किस तरह पता लगा कि ये डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई से मल्टीप्लाई होगा और ये जी में होगा, क्योंकि जो करंट है इसका कंपोनेंट, इसका करंट डेंसिटी का कंपोनेंट होगा वो इसके नॉर्मल प्लेन में होगा, यानी कि जी वाले प्लेन में होगा. और ये किस फेस को कट कर रहे हैं, ये एक्स और वाई फेस को कट कर रहे हैं. तो इस तरह से हम ये डेल्टा आई की इक्वेशन बनाएंगे. अब ये डेल्टा आई की इक्वेशन को रिप्लेस करेंगे इससे, और ये जो हमारे पास टर्म थी दिस इज़ एक्चुअली इक्वलेंट टू जे जी इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई. दैट वाज एक्चुअली इक्वलेंट टू डेल्टा आई, बट हमने डेल्टा आई की रिप्लेसमेंट में करंट डेंसिटी की फॉर्म में इसको लिखा है. या फिर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये टर्म हम वहाँ पे ले जाएं और यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाती है इससे, ठीक. तो दिस विल बी इक्वलेंट टू दिस इक्वेशन एंड दिस विल बी इक्वलेंट टू करंट डेंसिटी, यानी कंपोनेंट ऑफ करंट डेंसिटी इन द जी डायरेक्शन. अब अगर हम इस क्लोज पाथ को इतना श्रिंक करते जाएं कि नियरली इक्वलेंट टू ज़ीरो हो जाए, तो ये इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट हो जाती है. एक्सप्रेशन जो है इसको एग्जैक्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, यानी कि हम इस पे लिमिट अप्लाई कर दें व्हेन डेल्टा एक्स डेल्टा वाई अप्रोचेस टू ज़ीरो. सो दिस विल बी इक्वलेंट टू, सो ये एक्चुअली इसका रिजल्ट जो है वो निकलता है. इसी तरह से अगर हम ये तो हमने जो सिलेक्ट किया था पाथ ये था एक्स वाई प्लेन में. इसी तरह से अगर हम पाथ अपने वाई प्लेन में करेंगे तो हमारे पास जो करंट डेंसिटी निकलेगी वो उसका एक्स कंपोनेंट निकलेगा. इसी तरह से अगर हम एक्सी प्लेन को कंसिडर करेंगे तो हमारे पास करंट डेंसिटी का कंपोनेंट वाई प्लेन में निकलेगा. सो ये तीनों इक्वेशंस जो हैं ये इनको अगर हम कंपेयर करें तो हमें पता लगता है कि जो करंट डेंसिटी है उसका कंपोनेंट जो भी हमारे पास कंपोनेंट है वो इक्विवेलेंट है क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल के कोशेंट के, उस कोशेंट के जो कि उसके नॉर्मल एग्जिस्ट कर रहा है, जो प्लेन उसके नॉर्मली एग्जिस्ट कर रहा है. जैसे कि ये एक्स है, इसके नॉर्मल जो प्लेन है वो है वाई जी. सो ये इसकी ही रिप्रेजेंटेशन है एज दिस पाथ अप्रोच श्रिंक्स टू ज़ीरो, ठीक. ये जो पाथ क्लोज पाथ था दैट अप्रोचेस टू ज़ीरो. अब ये जो इक्वेशन है, ये तीनों जो इक्वेशन है एक्चुअली ये इसको हम इन अदर टर्म्स कर्ल भी कहते हैं. सो कर्ल क्या है, जस्ट लाइक डाइवर्जेंस भी एक क्वांटिटी है जो कि हम नॉर्मली किसी भी क्वांटिटी का
निकाल सकते हैं। इसी तरह से कर्ल भी एक ऐसा वेक्टर है जो कि एक खुद बजाते खुद एक वेक्टर है, यानी उसका रिज़ल्ट भी एक वेक्टर आता है। वो क्या है कि वो किसी भी उसका जो कंपोनेंट है, कोई भी कंपोनेंट उसका कर्ल का, वो रिप्रेजेंट होगा रिप्रेजेंट करेगा किस चीज़ को, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल को, उसके क्वोशंट के, वो क्वोशंट जो कि उस कंपोनेंट के नॉर्मल एग्जिस्ट कर रहे हैं या परपेंडिकुलर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक। एज दिस लिमिट अप्रोचेस टू ज़ीरो, यानी ये वो जो पाथ है, क्लोज्ड पाथ है, दैट अप्रोचेस टू ज़ीरो, शिंक्स टू ज़ीरो, सॉरी। सो ये तो इसकी फॉर्मल डेफिनेशन आ गई, यानी इसको हम निकालते हैं टू फाइंड द क्लोज लाइन इंटीग्रल, यानी कंपोनेंट फाइंड करने के लिए, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का कंपोनेंट फाइंड करने के लिए हम कर्ल को यूज़ कर सकते हैं। अब इसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं, उन फॉर्म्स को थोड़ा सा देखते हैं और एक एग्जांपल को नोट करते हैं। सो मैथमेटिकल डेफिनेशन इसकी कुछ इस तरह से है, कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू एच डॉट डी एल, क्योंकि हम एच का निकाल रहे थे तो इसी वजह से एच का ही निकलेगा, डिवाइडेड बाय डेल्टा एस एन। यहाँ पे डेल्टा एस एन जो है वो प्लेनर एरिया है इस जो भी क्लोज लाइन इंटीग्रल का था, क्योंकि ये एरिया की रिप्रेजेंटेशन ही है, इसलिए इसको जनरल टर्म में डेल्टा एस एन कह दिया। सो ये जो इक्वेशंस निकली थी, ये तीनों इक्वेशंस, ये तो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की थी, तो अगर हम इनको कंबाइन करें तो हमारे पास टोटल कर्ल निकल आता है। So curl is actually given by, in rectangular coordinate system, curl of h is given by partial derivative of hz with respect to y minus partial derivative of hy with respect to z whole multiplied by ax, यानी कि ये x कंपोनेंट है, इसी तरह से ऐड करेंगे इसका y कंपोनेंट जो कि है partial derivative of hx with respect to z minus partial derivative of hz with respect to x, and add plus the z component, which is partial derivative of h5 with respect to x minus partial derivative of hx with respect to y. So इनको कंबाइन करेंगे, हमारे पास कर्ल निकल आएगा। इन अदर वर्ड्स हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। दूसरा रिप्रेजेंटेशन का तरीका इसका डिटर्मिनेंट की फॉर्म में है, जस्ट लाइक हम क्रॉस प्रोडक्ट को लिखते हैं, उसी तरह से हम कर्ल को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा इजीली हम याद भी रख सकते हैं, ठीक। इसी तरह से इसको हम वेक्टर ऑपरेटर के ज़रिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। सो कर्ल ऑफ एच इज़ आल्सो गिवन बाय डेल क्रॉस एच। सो इसी तरह से ये जो दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में हमारे पास जो कर्ल की इक्वेशन आती है वो इस तरह से गिवन है। सो यू डोंट हैव टू मेमोराइज ऑल दीज इक्वेशंस। आपको अगर कर्ल निकालने के लिए कहा जाएगा तो आपको ये इक्वेशंस भी प्रोवाइडेड होंगी। अब कौन सी इक्वेशन यूज़ करनी है और इनको निकालने का तरीका क्या है, वो आपने एग्जांपल्स के ज़रिए और न्यूमेरिकल सॉल्व करके खुद देखना है। असल काम आपका यही था। सो इसी तरह से अगर हम देखें, ये कुछ एक इसकी एप्लीकेशन दी हुई है। सो मैं इस एप्लीकेशन को स्किप कर रहा हूँ क्योंकि हमारा मेन काम कर्ल को समझना और कर्ल को यूज़ करना ही है। सो एनीवेज अब हम सीधा आते हैं एक एप्लीकेशन की तरफ, इसकी कर्ल की एप्लीकेशन की तरफ, सॉरी एग्जांपल की तरफ, कि कर्ल को यूज़ कैसे किया जाता है। सो लेट्स कंसिडर दिस एग्जांपल एज एन एग्जांपल of evaluation of curl of h from the definition and of the evaluation of another line integral. Suppose that this magnetic field intensity is given by 0.2 z square ax for z greater than 0 and h is equal to 0 elsewhere, so as shown in this figure. So ये कौन से प्लेन में एग्जिस्ट कर रही है, ये xz प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक। कैलकुलेट हमने यही करना है, एच डॉट डी एल अबाउट अ स्क्वायर पाथ, ये इस स्क्वायर पाथ के अलॉन्ग कर्ल हमने कैलकुलेट करना है। इन अदर वर्ड्स एच डॉट डी एल निकालना है। अब इसकी जो साइड है वो डी है, स्क्वायर है तो इस वजह से ये डी ही है दोनों साइड्स पे। इसका जो सेंटर है, यानी कि ये जो H0 वाली कंडीशन थी वो गिवन है 0 0 Z1 पर,
और ये y इज इक्वल टू 0 प्लेन में है, यानी कि एक्स ई प्लेन में है इन अदर वर्ड्स। सो अब हमने लाइन इंटीग्रल इसका फाइंड करना है, एच डॉट डी एल फाइंड करना है। सो लाइन इंटीग्रल विल बी सिंपली गिवन बाय जो इक्वेशन ऊपर बनती है, ये क्योंकि एक्सी प्लेन में है तो एक्सी प्लेन की ही इक्वेशन जो है वो फॉर्म होगी। सो इट विल बी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ये एच की वैल्यू दी हुई है, सो इट विल बी इन द एक्स डायमेंशन, then in the z, then in the x dimension negative of x dimension, and then in the negative of z. So x dimension में हमारे पास ये बनता है, ये बनती है वैल्यू। इसमें जो z स्क्वायर था इसको रिप्लेस करके z1 प्लस 1/2 डी दिया हुआ है। इसी तरह से सॉरी ये सिर्फ इसका जो फील्ड है वो z1 के कॉरस्पॉन्डिंग ही दी हुई है, बाकी नहीं है। तो इस वजह से इसको कॉरस्पॉन्डिंग टू z1 जो है वो लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू निकाली हुई है। सो इन सबको एडअप करें तो हमारे पास एच डॉट डी एल जो है क्लोज लाइन इंटीग्रल वो इसके इक्विवेलेंट निकलता है। अब रह की बात इसके कर्ल निकालने की, हमने क्योंकि इसमें एच डॉट डी एल तो कैलकुलेट कर लिया, तो हमने अब इसका जो है वो कल इन अदर वर्ड्स हम ये कर सकते हैं। एक तो निकालने का तरीका इसका ये था कि हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन हो जिससे हम एच डॉट डी एल निकाल लें। दूसरा तरीका इसका ये है कि हम डायरेक्टली इसका कर्ल इम्प्लीमेंट करें, ठीक। सो इसमें अगर हम एच डॉट डी एल की इक्वेशन लिखें और लिमिट अप्लाई करें व्हेन दिस जो सरफेस एरिया था दैट अप्रोचेस टू 0, देन दिस इक्वेशन बिकम्स इक्वल टू 0.4 z1, ठीक। यही जो है वो इसकी इक्वेशन भी थी, ये जो इससे कॉरस्पॉन्ड करती है। इन अदर वर्ड्स हम और एक और तरीका इसको निकालने का वो ये है कि हम इसका डायरेक्टली कर्ल को इम्प्लीमेंट करें, ठीक। यानी कि ये तीनों तरीक़ों से आंसर आपका सेम ही आएगा। आप कोई भी तरीका अप्लाई करेंगे तो आपका सेम आंसर आएगा। आपको अगर कर्ल की इक्वेशन निकालनी आती है तो आपको जो तरीका इजी लगता है आप उसी तरीके को फॉलो करके अपने रिज़ल्ट को ड्राइव कर सकते हैं। सो इसी तरह से अब हम दोबारा से अपनी ओरिजिनल डिस्कशन की तरफ आते हैं, उसकी एप्लीकेशन की तरफ। सो दिस कर्ल ऑफ एच विल बी इक्वल टू, हमारे पास 3 रिप्रेजेंटेशन हैं इस कर्ल की। सो दिस कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू डेल क्रॉस एच एंड दिस इज इक्वल टू, ये क्योंकि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की हम बात कर रहे हैं तो इसमें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ही कंसिडर किए हुए हैं, एंड दैट इज़ एक्चुअली इक्वलेंट टू करंट डेंसिटी। सो हमने अगर टोटल करंट डेंसिटी निकालनी है तो इन अदर वर्ड्स हम कर्ल निकालेंगे तो हमारे पास करंट डेंसिटी भी आ जाएगी। कर्ल निकालेंगे किसका, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, तब हमारे पास करंट डेंसिटी भी आ जाएगी। इंडिविजुअल कंपोनेंट निकालना है उस केस में भी हम कर्ल निकालेंगे उस कंपोनेंट का, ठीक। और ये एक्चुअली ये इक्वेशन एक्चुअली बनती है पॉइंट फॉर्म एम्पेयर सेकेंड लॉ की, और ये हमारे पास मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन है। अब क्योंकि हमारे पास कर्ल की इन्फॉर्मेशन आ गई है कि कर्ल कैसे निकालते हैं और क्या होता है, तो हमने जो प्रीवियसली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिजल्ट एक ड्राइव किया हुआ था, ई डॉट डी एल क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल इज इक्वल टू 0। सो इसको भी हम पॉइंट फॉर्म में लिख के, कर्ल की फॉर्म में लिख के, हमारे पास एक इक्वेशन बनती है दैट बिकम्स इक्वल टू डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू 0। दिस इज एक्चुअली द थर्ड इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल। सो ये आप अभी तक 3 इक्वेशंस को स्टडी कर चुके हैं मैक्सवेल की। चौथी इक्वेशन रहती है जो कि हम आने वाले सेक्शन में देखेंगे कि वो क्या है। सो ये 2 इक्वेशंस तो हमारे पास सीधी सीधी कर्ल की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाती है, यानी कर्ल से हम निकाल लेते हैं इजीली। सो जो एक इक्वेशन हमें ये बताती है कि कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी गिव्स करंट डेंसिटी, एंड कर्ल ऑफ, दूसरी इक्वेशन हमें ये बताती है कि कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 0, ठीक। तो ये रिप्रेजेंटेशन थी कर्ल की, ये एग्जिस्टेंस थी। और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, स्टोक्स थ्योरम को, और अपनी स्टडी को जो है वो कंटिन्यू करेंगे।